हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी से संबंधित तैयारी करा रहा हूं, जिसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं पुराने क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ का। तो मैंने बहुत सारे पुराने पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप उसको एक बार देखें। और दोस्तों, जब मैं 2016 का पेपर सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो यूजीसी के नेट के क्वेश्चंस भी आए हुए थे, जो कि सिंपल एमसीक्यू पूछता है यूजीसी नेट में। जैसे कि 4 ऑप्शन होते हैं। ऐसे तो यूजीसी नेट में 4-5 पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो सिंपल वाले क्वेश्चन आए थे। तो मैंने सोचा कि एक बार ज़रूर इसको भी हम लोग रिविज़न कर ले और देख लेते हैं। तो जो उस लेवल पे रहेगा मैं उसको ही कराऊँगा, बहुत हाई फाई लेवल पे नहीं ले जाऊँगा। तो चलिए आइए देखते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट 2006 जून का पेपर, जो कि फिजिकल एजुकेशन का रहेगा। तो दोस्तों, ये मेरे अनुभव पर है और मैं अपने अनुभव के हिसाब से पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नेट के भी देखे हुए हैं। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इनको भी एक बार रिवीजन कर लो। सारे नहीं होते हैं, 2006 से लेकर 2014-13 तक के क्वेश्चन मैंने कई बार देखे हैं एग्ज़ाम में। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें रिपीटेड होते देखे हैं। तो एक बार मैं इनको सॉल्व करा दूंगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल पे रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा बहुत बार। ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका कहाँ का पूछा गया था। ये DSSB में 2000, ठीक है, जो 18 में पेपर हुआ था टीजीटी का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। और बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन 2016 में जो टीजीटी हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ये नेट के रिपीट हुए हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी वाज प्रोफाउंडेड बाई। तो साउंड बॉडी एंड साउंड बॉडी किसने सबसे पहले दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सीकिंग ऑफ ट्रूथ ब्यूटी एंड गॉडेस इज द एम ऑफ। तो सत्यम शिवम सुंदरम इसमें से किस फिलॉसफी का लक्ष्य होता है? तो दैट इज आइडियलिज्म। देखिए, आइडियलिज्म का मतलब क्या है मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने फिलॉसफी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 है कि उस समय का, देखिए ये जो क्वेश्चन है उस समय का करंट क्वेश्चन था। तो ओलंपिक गेम इन 2008 तो कहाँ हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना में हुआ था, बीजिंग में। और आंसर की में इसको गलत दे रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और होलसम डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज़ द। तो किसी भी बच्चे का संपूर्ण विकास क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। ना तो ऑब्जेक्टिव होगा ना गोल होगा, दैट इज एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देख लेते हैं। द लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी इज। तो बॉडी में सबसे बड़े केमिकल फैक्ट्री के नाम से कौन सा ऑर्गन फेमस होता है? तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लीवर को सबसे बड़ा फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है बॉडी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वहाँ देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच, ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने ये क्वेश्चन को देखा हुआ है। विच इज़ नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग। ये मैंने देखा था DSSB 2015 में ये क्वेश्चन, और उसके बाद भी मैंने कई सारे एग्ज़ाम में भी देखा हुआ है। जैसे 2013 में जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें पूछा था कि कौन सा इसमें लॉज ऑफ लर्निंग नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लॉ ऑफ रिएक्शन। प्रतिक्रिया का नियम, कोई रिएक्शन, कोई भी लर्निंग का सिद्धांत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आइडेंटिफाई द बोन इंजरी। इसमें से आपको बताना कि बोन इंजरी कौन सा है। तो इसका जो देखिए, स्प्रेन जो है वो आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, ठीक है। आपको बोन इंजरी बताना है।
तो ये आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, ये भी आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, लैक्रेशन भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी स्किन में आता है, तो ये आपका नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए हिंदी में जिसको चाहिए, जो मेरे व्यूवर्स हैं हिंदी में भी जानना चाहते हैं, तो मैं हिंदी में भी यहाँ लेकर आया हूँ और मैं आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। बहुत जगह जिसका पीडीएफ दे रखा है नेट का, लेकिन किसी ने भी इसके आंसर्स को ठीक नहीं किया है। मैंने बहुत ज़्यादा करने के बाद इसको बनाया है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि फॉरवर्ड इंक्लिनेशन ऑफ द शोल्डर गडल, जब हमारा शोल्डर जो होता है कंधे का, जब वो आगे की तरफ झुक जाता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो दैट इज़ राउंड शोल्डर के नाम से जानते हैं। बहुत सारे बच्चों को राउंड शोल्डर और काइफोसिस ये दोनों सेम समझते हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि काइफोसिस थोरैसिक कैविटी में होती है, ठीक है। राउंड शोल्डर में शोल्डर गडल आगे की तरफ हो जाता है। मैंने इस पॉस्चर पे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको देखिए, आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। दोनों अलग अलग होते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ बोल रहा है कि द बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू फ्रंट एंड बैक साइड बाय द, तो जब बॉडी ऐसा प्लेन जो बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है दैट इज फ्रंटल प्लेन। अब इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि देखिए सजिटल प्लेन क्या होता है, बॉडी को साइड टू साइड बांटता है, और जब एस से साइड है, ऐसे सजिटल है, तो आपके दो पार्ट निकलेंगे। कौन सा निकलेगा, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। और फ्रंटल प्लेन किस में बांट रहा है, फ्रंट और बैक में बांट रहा है, तो एफ से ही आप इसको पकड़ सकते हैं, एफ से फ्रंट और बैक, और सजिटल से साइड टू साइड यानी लेफ्ट और राइट बांट रहा है, ठीक है। और ट्रांसफर से आपको पूरा ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम, देखिए ट्रांसफर से भी टी वर्ड आया, तो यहाँ से भी आप समझते हैं टी मतलब टॉप और बॉटम, तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, इनके नाम में ही छिपा हुआ है, मैंने ऐसे ही याद किया को रिलेट करके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110। देखो ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी में 2016 में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को डिलीट भी किया गया था क्योंकि ये क्वेश्चन उसी समय का था, 2016 के पेपर से लिया गया था। तो उस समय क्या था कि एथलेटिक फेडरेशन का जो नाम था वो एमेच्योर करके था, ये नाम था, ठीक है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा नए में इसका नाम अभी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन हो चुका है। तो ये इस समय के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्प्लिट हाफ इज अ मेथड टू इस्टेब्लिश। तो स्प्लिट हाफ मेथड जो होता है वो रिलायबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। देखिए ये बहुत ही आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बहुत जगह पता करने के बाद इसका जो राइट आंसर पता किया है दैट इज़ मलेरिया। मलेरिया क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली नहीं फैलता है, ठीक है, ये मॉस्किटो के द्वारा होता है। बाकी जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं वो एक पर्सन दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बाकी आगे आप जो मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देख लेते हैं द कंट्रोल ऑफ स्पीड ऑफ मूवमेंट इज फॉलोइंग इन। तो स्पीड ऑफ मूवमेंट किस एक्सरसाइज में कंट्रोल होता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए आइसोकिनेटिक। आइसोकिनेटिक क्या होता है, आइसोटोनिक की तरह एक्सरसाइज होता है, लेकिन इसमें स्पीड को कंट्रोल किया जाता है और नंबर ऑफ रिपीटिशंस होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं, इसीलिए आइसोकिनेटिक आइसोटोनिक से अलग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात करा स्पोर्ट टॉप फॉर्म डिपेंड्स ऑन। ये क्वेश्चन भी मैंने देखा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं। जब भी आप पुराने पेपर का जब सीरीज लगाना स्टार्ट करेंगे DSSB का, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। आप DSSB का लगाइए, UPTGT का लगाइए, या KVS और नवोदय का लगाइए। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल लिमिट्स नहीं है, ये आपके स्पोर्ट टॉप ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है और इस पर कोई आर्ग्यू नहीं करेगा, ये आपके आंसर की में एकदम दे रखा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। यहाँ बोला द टर्म कर्टोसिस रेफर्स टू। तो कर्टोसिस किसको रेफर्स करता है, तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज हाइट ऑफ कर्व, ठीक है। ये आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि आपके UPTGT में स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी आएंगे या आपकी रिसर्च के भी क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। कर्टोसिस क्या होता है, हाइट ऑफ कर्व को बताता है जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आगे देखिए हिंदी है, मैं इसको डाल दूंगा, आप घबराइए मत ज़रा सा भी, मैं आपको इसको कंप्लीट करा दूंगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोल रहा है कि क्लोज फॉर्म
क्वेश्चनर कंटेन क्वेश्चनर क्वेश्चंस दैट कॉल फॉर। तो जो क्लोज होते हैं ना, क्लोज फॉर्म क्वेश्चनर, देखिए दो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। तो जो क्लोज फॉर्म क्वेश्चनर होते हैं उसमें क्या देखा जाता है, ठीक है, उसमें जो होता है आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, चेक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स को देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कूपर्स टेस्ट इज मेजर ऑफ। तो कूपर टेस्ट क्या मेजर करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एरोबिक कैपेसिटी मेजर करता है, ठीक है, एरोबिक कैपेसिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस भी मैंने बहुत जगह एग्जाम में देखे हुए हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है पिछली बार भी यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका इंट्रामोरल होता है जो विद इन द वॉल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ देख लेते हैं कि इन कंडक्ट ऑफ एनी स्पोर्ट्स कंपटीशन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज। हम जब कोई भी कंपटीशन, स्पोर्ट कंपटीशन, ठीक है, कंडक्ट कराते हैं तो उसमें सबसे पहला सिद्धांत मैनेजमेंट का क्या होना चाहिए कि कराने के लिए आपका प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग शुड बी मस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द टर्म डबल फॉल्ट इज यूज्ड इन। देखिए आपने ये सब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि ये आपने प्रैक्टिस सेट में पेपर में मतलब लगाए होंगे, तो यहीं से डायरेक्ट कॉपी किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। डबल फॉल्ट जो होता है वो टेनिस में होता है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे देखिए आते हैं आपके किस में, आपके नेट के एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या करना होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी में भी देखने को इस बार मिल सकते हैं। मेरा जो अंदाज़ा कह रहा है हो सकता है ऐसा हो भी जाए। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि एजर्शन को देखना होता है कि पहला स्टेटमेंट सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। यानी कि ऑब्जर्वेशन एज अ टूल फॉर रिसर्च डेटा गैदरिंग प्रोसेस डिमांड्स रिगोरस एडहेरेंस टू द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। तो क्या होता है कि जो रिसर्च टूल होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो रिसर्च टूल जो होते हैं उन्होंने क्या करते हैं, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं, ठीक है। और एक तरीके से वो साइंटिफिक इंक्वायरी होती है। तो ये बात सही कह रहा है रिसर्च के बारे में। आगे बात कर रहा है कि ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड इन सच अ वे एज टू मेक श्योर दैट दे आर वैलिड एंड रिलायबल। तो ऑब्जर्वेशन से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो क्या होता है कि वो ये देखता है कि वो चीज़ें एकदम सही हैं, रिलायबल हैं, वैलिड होती हैं, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है। तो ऐसे में क्या करना होता है कि पहले आप इसके लिए, देखिए आपको करने के लिए थ्योरी आपका अच्छा होना चाहिए। थ्योरी के लिए ठीक है, आपका मतलब नॉलेज बेसिक अच्छा होना चाहिए। तो आपने ए पढ़ा और आर पढ़ा। अब इसके बाद जब पहले आप ये देखिए कि दोनों में से सही कौन है, तो ए भी सही है और आर भी सही है, ठीक है। कभी कभी इसमें आ जाता है कि ए आर का सही एक्सप्रेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको फिर कोरिलेट करना होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और इस तरीके से, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि कैसे हमको देखना है, एक बार ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। यहाँ बोल रहा है कि अल्कोहल इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेजेंट विच स्लो डाउन द एक्शन ऑफ द ब्रेन एंड बॉडी। तो अल्कोहल जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ऐसा प्रभाव डालता है जिससे कि वो क्या करता है कि ब्रेन और बॉडी के बीच का जो एक्शन होता है उसको स्लो कर देता है। तो जी बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल डिस्टर्ब द न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। यानी ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू। तो देखिए पहले ऐसे आते थे लेकिन अब आता है कोरिलेट करने वाला भी, ठीक है। इसको देख लेते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि बीटा ब्लॉकर्स आर सब्सटेंस विच रिड्यूस ब्लड प्रेशर। तो एकदम बात सही कह रहा है, ये पहला स्टेटमेंट इसका सही है। दूसरा बोल रहा है कि यूज़ बीटा ब्लॉकर इनहेंस इंड्योरेंस परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल एकदम गलत है ये बात कि बीटा ब्लॉकर इंड्योरेंस को नहीं बढ़ाता है। बीटा ब्लॉकर्स क्या कहता है, बीटा ब्लॉकर्स आपको स्टडी मूवमेंट्स के लिए, मतलब कि स्थिरता के लिए काम आता है। जैसे कि आप बात करते हैं शूटिंग में और आर्चरी वगैरह में, तो वहाँ के प्लेयर इसको यूज करते हैं बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो इसका मतलब आर वाला ऑप्शन गलत है, ए सही है। तो ए इज़ ट्रू बट आर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं जो ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं उसको ही आपके बारे में कराऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है इस करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये सब दूसरे के अपोजिट है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना ये सब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। लेकिन ये जो आपका बता रहा है मसल्स एंड टिश्यू, ये अपोजिट नहीं है, टिश्यू से ही मसल्स बनता है। तो ये सब चीज़ें आप समझिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। तो थोड़ा सा ये आपके साइंटिफिक रिसर्च का क्वेश्चन है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि जब नल हाइपोथेसिस आर ट्रू हो जाता है तो उसे हम टाइप 2 एरर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हिंदी में घबराइए मत, सभी को हिंदी में भी मिल जाएगा। इंग्लिश से करने में थोड़ा सा आसानी होती है इसलिए मैं इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देता हूँ। आगे बात कर लेते हैं, मैच द कॉलम करना है आपको, ठीक है। तो जो पहले हम बात करते हैं मलेरिया। देखो सबसे पहले जो आपको इसमें आता है ना तो आप उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा आता है, तो सबसे पहले हमको आता है मम्स। तो मम्स में क्या होता है, सलाइवा में मतलब सलाइवा के कारण मम्स हो जाता है, गलसुआ रोग भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये इससे रिलेट हो रहा है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे चिकन पॉक्स जो कि वायरस से संबंधित है। तो बी का पहला हो जाएगा यहाँ पर आपका। इसके बाद सी का बोल रहा है तो मलेरिया जो होता है वो मॉस्किटो के कारण होता है, और मम्स आपका सलाइवरी और इसके वायरस है। इम्यूनिटी क्या होता है, बॉडी रेजिस्टेंस होता है। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है कि ए का दूसरा किस में है, देखिए ए इसमें है और इसमें है। लेकिन आप फिर चिकन पॉक्स यहाँ बी का पहला किस में, इसमें है। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, इस तरह क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस भी करते हैं ना तो वाकई आप कितना लेवल है उसको चेक करने का मौका मिलता है। मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आने लायक है, मान लीजिए अगर नहीं आते हैं तो उससे कोई बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लेवल तो आपको समझ में आएंगे ना कि आप किस लेवल पर प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो स्विमिंग से संबंधित है बटरफ्लाई, ठीक है। ब्लॉकिंग होता है आपके वॉलीबॉल में, पीवट होता है आपके बास्केटबॉल में, और गूगली होता है आपके क्रिकेट में। तो ए का चौथा किस में दिया हुआ है, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला, एकदम करेक्ट आंसर ए इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे दिया हुआ है सानिया मिर्ज़ा किस, यहाँ पे खिलाड़ी के नाम दिए एक तरफ और दूसरी तरफ उनके खेल दिए हुए हैं। तो सानिया मिर्ज़ा हम सभी जानते हैं कि आपके टेनिस से हैं, और महेंद्र सिंह धोनी जो कि आपके क्रिकेट से हैं, ऑप्शन नंबर 2। राजवर्धन सिंह राठौर आपके शूटिंग से हैं, और कुंजू रानी जो है वो आपके वेट लिफ्टिंग से हैं। तो यहाँ पे पहला का चौथा हो जाएगा, ए का चौथा देखिए आपको सी। देखिए पहले क्या होते थे ना, कितने आसान क्वेश्चंस आते थे यूजीसी नेट में, आप देखिए लग रहा होगा कि अब तो इससे ज़्यादा टफ DSSB और यूपी TGT पूछता है ना। तो देखिए इसी तरीके से क्वेश्चंस पहले आते थे, और जैसे ही 2014 के बाद से CBSE ने नेट का एग्ज़ाम कराना स्टार्ट किया तब से पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो चेंज हो गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया पेपर निकालने में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भी देखिए एकदम सिंपल दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है अगर आप जानते होंगे। तो एसेज जो है वो क्रिकेट संबंधित है। मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी जो होता है स्पोर्ट ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से होता है, थॉमस का बैडमिंटन से होता है। तो ए का यहाँ पे तीसरा इसका राइट आंसर है। तो देखिए दो जगह आपको मिला है, ए में और सी में, लेकिन आपको इस फिर दूसरे वाले को देखना है। पहले अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, पहले देखिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन में ना छांटता हूँ, काटते जाता हूँ, तो ये है ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। आपको अब 2 में लड़ाई है तो आप आगे चलिए देखते हैं। तो बी का दूसरा ये भी एकदम दोनों में बता रहा है, सही है। अब सी बचा, संतोष ट्रॉफी क्या होता है, फुटबॉल से होता है। तो बी का चौथा जिसने बोला है, सॉरी सी का चौथा जिसने बोला है उसका एकदम सही है। तो सी का चौथा, अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट सही दे दिया है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन पेपर से कराया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पेपर से करा रहा हूँ, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन के राइट आंसर हैं। देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है ना, अगर आपको विश्वास नहीं तो रुक जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग बस इशू बनाते हैं चीज़ों का। ये देखिए मैंने क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं।
यहाँ क्वेश्चन पेपर से ही जब क्वेश्चन आंसर गलत हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मिस्टेक है। चलिए छोड़िए, आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 है शिवाजी स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 31 का पहला 31 में आपका है, ए का तीसरा हो जाएगा, दिल्ली में है। शिवाजी स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में है। बी का यहाँ पे पहला हो जाएगा, केडी सिंह लखनऊ में है। और साल्ट डे कहाँ है? कोलकाता में है। तो इसका जो राइट करेक्शन बन रहा है ये बन रहा है ए का तीसरा। ए का तीसरा आप देखिए किस में है? तो डी ऑप्शन में। देखिए कभी कभी आपको डायरेक्टली मिल जाता है, अगर आपको पहला ऑप्शन से पता चल गया तो आपको डायरेक्टली आंसर इसका पता चल गया, लेकिन अगर जब नहीं आता है तब आपको 2-3 में फंसाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। देखिए ये अर्गोजेनिक एड्स दिए हुए हैं यहाँ पे। अर्गोजेनिक एड्स का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे अर्गोजेनिक एड्स होते हैं जिनके द्वारा खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को, कुछ एक्सटर्नल ऐसी चीज़ें जिनके द्वारा खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए, उसे हम अर्गोजेनिक एड्स के नाम पे जानते हैं। तो मैकेनिकल एड्स मतलब होता है जब कोई मॉडिफाइड इक्विपमेंट या कुछ नया इक्विपमेंट के द्वारा खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को ऐड करके बढ़ाया जाए, दैट इज मैकेनिकल एड। ठीक है। साइकोलॉजिकल मतलब होता है हाइप्नोसिस। ठीक है। हाइप्नोसिस, साइकोलॉजिकल हाइप्नोसिस मतलब यह सिर्फ हाइप्नोसिस नहीं हो सकता है, यह मेडिटेशन भी हो सकता था। तो जो भी चीज़ें, ठीक है, खिलाड़ी के माइंड को रिलैक्स करती हैं, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग भी हो सकता था यहाँ पे, तो वो हम साइकोलॉजिकल एड्स में रखते हैं उसको। नेक्स्ट होता है फार्मालॉजिकल एड्स। फार्मालॉजिकल एड्स में क्या हो सकता है? कैफीन आपका सी का दूसरा, और न्यूट्रिशनल में होगा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। तो आप ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल ए का चौथा किस में दिया हुआ? देखिए यहाँ पे 2 जगह दिया हुआ है, हम देख सकते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजिकल, तो बी का तीसरा किस में दिया हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। और क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विच डे इज सेलिब्रेटेड एज स्पोर्ट डे ऑफ इंडिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह क्वेश्चन यूपी, ठीक है, यूपी TGT 2013 वाले एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, वहाँ पे पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं कि द रिकवरी टाइम ऑफ ATP PC सिस्टम, लैक्टिक एसिड, मसल ग्लाइकोजेन एंड लीवर ग्लाइकोजेन आर। तो देखिए यहाँ पे 4 चीज़ों का पूछा है। पहला ATP PC सिस्टम का पूछा है, तो इसका जो रिकवरी टाइम होता है दैट इज 10 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि लैक्टिक एसिड का कितना होता है, तो लैक्टिक एसिड का आपका होता है 60 मिनट। ठीक है। इसके बाद मसल ग्लाइकोजिन का पूछा है, तो मसल ग्लाइकोजिन का कितना होता है 2 आवर्स। और फिर पूछा है लीवर ग्लाइकोजिन का, तो लीवर ग्लाइकोजिन का 2 डेज होता है। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। सब एक साथ पूछ दिया कि रिकवरी टाइम आपका ATP PC सिस्टम, लैक्टिक एसिड सिस्टम, मसल सिस्टम, ग्लाइकोजेन और लीवर ग्लाइकोजेन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज। देखिए यहाँ पर एक आप अगर पढ़े होंगे तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ क्या बोला है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आपको सही सिस्टमेटिक तरीका बताना सर्कुलेशन का। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड कहाँ हो जाता है? अब लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन ले लेता है, फिर कहाँ आता है? तो आपका आता है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल के बाद फिर कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आता है आर्टरीज में और फिर आता है कैपिलरीज में। तो ये सीक्वेंस आपका सही है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की यहाँ पे बात किया हुआ है, ना कि टोटल ब्लड की बात किया हुआ है। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है। आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड स्कोर्स इन द फॉलोइंग्स। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिग्मा स्कोर, हल स्केल, एफ स्कोर, जेड स्कोर, इस तरीके से स्टैंडर्ड स्कोर को आपको पहचानना है। ये सब स्टैंडर्ड स्कोर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 37 बोल रहा है कि द मोटर एबिलिटी टेस्ट ऑफ मोटर एबिलिटी। तो मोटर एबिलिटी को मेजर करने वाले कौन कौन से टेस्ट हैं आपको ये बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेन मोटर फिटनेस टेस्ट, जॉनसन टेस्ट। ठीक है। देखिए जॉन अलग सॉन अलग लिखा है, जॉनसन एक ही वर्ड होना चाहिए। एडम टेस्ट और फ्लैशमिन टेस्ट बैटरी, ये सारे जो हैं आपके मोटर एबिलिटी से संबंधित टेस्ट है। और बस आगे कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, 45 तक कराऊंगा मैं, जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत एसेंशियल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात कर रहा है कि वाई इज़ द एसेंशियल फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर टू हैव नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड।
ये क्वेश्चन मैंने को देखने को मिला था DSSB 2016 में, ठीक है, पीजीटी के पेपर में, ठीक है, 18 में पूछा गया है ये पेपर। तो यहाँ देख लेते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पे। इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाई इज एसेंशियल फॉर फिजिकल, तो फिजिकल जो टीचर को ज़रूरत क्यों है फर्स्ट एड की, तो इसका ऑप्शन स्टूडेंट डज, इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर सी का होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, तो देखिए यहीं से क्वेश्चन सारे लोग ले जाते हैं। नेट में 2006 में ही पूछा जा चुका है पहले ही ये सब क्वेश्चन। तो विनिंग फेनोमेनन इन स्पोर्ट डिपेंड्स ऑन लर्निंग ऑफ फंडामेंट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, मतलब कि आपको जीतने के जो तथ्यात्मक है स्पोर्ट ट्रेनिंग में, ठीक है, और लर्निंग का जो फंडामेंटल तरीका है वो आप कैसे सीखते हो, ठीक है, स्पोर्ट ट्रेनिंग में अच्छा जीतने के लिए। तो इसका जो सही सीक्वेंस है, ठीक है, उसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। पहले स्किल सीखते हैं, फिर टेक्निक सीखते हैं, फिर स्ट्रेटजी सीखते हैं, और फिर लास्ट में टैक्टिक सीखते हैं। तो ये आपका सही तरीका है, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, सीखते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इस वजह से मैं इनका तैयारी करा रहा हूँ, मतलब इसी से संबंध बता रहा हूँ। मैकेनिकल मूवमेंट्स ऑफ वॉकिंग डिफर्स फ्रॉम रनिंग इन टर्म्स ऑफ, तो मैकेनिकल मूवमेंट्स जब हम करते हैं तो वॉकिंग और रनिंग के बीच में डिफरेंस होता है। तो किस चीज़ का डिफरेंस होता है वॉकिंग रनिंग में? दोनों में स्पीड और इक्विलिब्रियम का यानी का डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है मेंशन द करेक्ट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी, सुपर ईगो, एग्रेशन, एंग्जाइटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। देखिए ये चारों जो है, ये ऐसा क्यों बोला गया है, मेरा बात समझिए ध्यान से। यहाँ पे ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो चारों आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चारों जो सुपर ईगो आपको दिखाई दिया, एग्रेशन दिखाई दिया, और इसके बाद एंग्जाइटी है, और उसके बाद क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है। तो ये चारों आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। और इसमें बाकी आपने देखा होगा तो इसमें आपको क्या है कि सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन को देखने को मिला है, उसके कुछ टॉपिक्स मिले हैं, ठीक है, जैसे कोहेजन है, ये आपका सोशियोलॉजिकल में जाता है। तो ये बात आप समझिए, देख लीजिए, मेंटल टफनेस, सेल्फ कॉन्सेप्ट, मोटिवेशन, टीम वर्क आपका किसका हो गया, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस में आता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है यहाँ पे कि लंग कैपेसिटी क्या होता है, अब किससे मापा जाता है, तो दैट इज स्पैरोमीटर से। तो ए का तीसरा, देखिए दो जगह दिया हुआ है, ए में भी और सी में भी। अब हम दूसरे पर आते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ, बी का इंड्योरेंस किससे नापते हैं, तो दैट इज अर्गोमीटर, और स्ट्रेंथ होता है डायनमोमीटर, फ्लेक्सिबिलिटी होता है गोनियोमीटर। तो आइए बी का देख लेते हैं। बी का पहला भी दोनों में दिया हुआ है, स्ट्रेंथ का दिया हुआ है चौथा, यानी सी का चौथा जिसमें है वो आंसर सही होगा। तो ये सी वाले ऑप्शन में सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको एलटी में भी यहाँ से देखने को मिला हुआ क्वेश्चंस। आपको मैच द कॉलम देखने हैं यहाँ पे। तो सेंटर नेट ऑफ, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये देख सकते हैं आप, एक मिनट, ये जो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें बताना है। तो सबसे पहला ए का जो होगा वो देखिए, पहला बोला है सेंटर हाइट ऑफ टेनिस में जो सेंटर नेट की हाइट होती है सेंटर में वो 3 फीट होती है, ठीक है। उसके बाद विड्थ ऑफ वॉलीबॉल अटैक लाइन, तो वॉलीबॉल में जो अटैक लाइन बनता है वो 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है उसकी। फिर बोल रहा है कि हाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार इन फुटबॉल में जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार होता है उसकी जो हाइट होती है दैट इज़ 2.44 मीटर। अब ऐसा हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार फुटबॉल में क्या होता है शायद मुझे नहीं पता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा, तो लेकिन 2.44। डिस्टेंस ऑफ पेनाल्टी स्ट्रोक जो होता है हॉकी में वो 7 यार्ड पे होता है। तो यहाँ पे बनेगा ए का दूसरा किसमें दिया हुआ है आप देख सकते हैं डायरेक्टली। इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा छोटा दिखेगा आपको, इसीलिए वजह से मैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात हो रही है। यहाँ पे बोल रहा है कि विच इज़ इन कॉमन फ्लोर एक्सरसाइज जिम्नास्टिक, सिंक्रोनाइज स्विमिंग एंड फिगर स्केटिंग। तो जिम्नास्टिक, सिंक्रोनाइज स्विमिंग और फिगर स्केटिंग, ये 3 चीज़ आप देख रहे हैं इसमें। यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि जिम्नास्टिक में, सिंक्रोनाइज स्विमिंग में और यहाँ पे फिगर स्केटिंग में, इन तीनों में कॉमन क्या होता है। फ्लोर एक्सरसाइज की अगर बात करें तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन होता है म्यूज़िक और टाइम,
ठीक है, म्यूजिक और टाइम तीनों में कॉमन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए बोला हुआ है कि व्हाट इज योगी एक्सरसाइज। तो देखिए योगी एक्सरसाइज जो होता है वो होता है स्टैटिक एक्सरसाइज, लेकिन आप जब आंसर की देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या बताया हुआ है, आंसर की में आपको बताया हुआ है कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट माना हुआ है आंसर की में, लेकिन मेरे हिसाब से स्टैटिक एक्सरसाइज, तो बात वही है, बी इज़ करेक्ट बट ए इज़ रॉन्ग। तो स्टैटिक होता है, डायनेमिक नहीं होता है। डायनेमिक मतलब कि कोई मूवमेंट नहीं करते हैं योगी एक्सरसाइज में। योगी एक्सरसाइज में हमेशा एक स्टैटिक पोजीशन में होता है, स्टैटिक स्ट्रेच होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आगे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं इस पर हो सके और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन मुझे ठीक लगे और कई सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे थे, इसलिए मैंने इसको बनाया और मुझे लगा कि ये आपको दिखाना चाहिए, आपको बताना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।